हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था हमारी लास्ट 4 डेज की स्ट्रैटेजी, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पहले करने हैं, किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स को पहले निपटाना है और बाद में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स क्या हैं एंड एवरीथिंग हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉर्ट आउट कर लिया था। टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आईएससी 2025 फिजिक्स एग्जाम। तो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग मार्क्स का वेटेज भी देखेंगे और लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर भी बात करेंगे। तो जुड़े रहना, वीडियो जो है मुश्किल से 15 से 20 मिनट की रहेगी और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 15 से 20 मिनट होने वाले हैं। जिन लोगों को भी फिजिक्स में दिक्कत चल रही है उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है 15 से 20 मिनट। ठीक है, तो इस सेशन की पीडीएफ और बाकी सारे सेशंस की पीडीएफ आपको इन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। आपको इस क्यूआर कोड को सिंपली स्कैन करना है और जुड़ जाना है हमारे ग्रुप पे। वहां पर सारे डिस्कशंस वगैरह होते हैं। अगर आप मुझसे भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो भी आप वहां पे कर सकते हो। एंड जो भी चैनल पर नए हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप उस पर नए हो। बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपके पास 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए करे लेक्चर का और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। यह है अपना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अपने एग्जाम के लिए होने वाला है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक 10th यूनिट होती थी कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जो आपकी हट गई। जैसे एक्स रेज है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, लॉजिक गेट्स है, वो आपके हट चुके हैं। अभी तो काफी टाइम हो गया उन्हें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 14 मार्क्स की है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज मानना आप 6 मार्क्स के अराउंड। बाकी का जितना भी रहेगा 8 मार्क्स का वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से ही रहेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मान के चलना 7 से 8 मार्क्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी 7 से 8 मार्क्स मान के चलना। देन आता है ईएम वेव्स। इस पर 2 मार्क्स का एक फिक्स क्वेश्चन आता है, या तो वेवलेंथ पर क्वेश्चन पूछ लेता है या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। ये फिक्स्ड है 2 मार्क्स का। देन आता है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अगर मुझसे पूछोगे वेटेज किसका ज्यादा है तो रे ऑप्टिक्स का ज्यादा वेटेज रहता है। रे ऑप्टिक्स आपकी आप करीब 9 से 10 मार्क्स की मान के चलो और बाकी की 7 to 8 मार्क्स की आएगी वेव ऑप्टिक्स। देन आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। ये बहुत ही इजी पार्ट है और यहाँ से जितना भी पार्ट है ना, मॉडर्न फिजिक्स का जो भी पार्ट आ जाता है वो काफी ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है। ऐसा पार्ट है वो जिसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है और आउटपुट बहुत ही अच्छा निकलेगा आपके लिए उसमें। मतलब ये 7 + 6 + 7, ये पूरे 20 मार्क्स जो है, ये 20 मार्क्स ऐसे हैं इसमें आपका हाफ मार्क भी नहीं कट सकता। इतने स्कोरिंग मार्क्स हैं ये। तो जिसको भी दिक्कत हो रही है प्लीज इन टॉपिक्स को पहले कर लो, उसके बाद बाकी टॉपिक्स को टच करना है ना। मैंने आपको कल सीक्वेंस वैसे ही बता दिया था पहले भी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी मॉडर्न फिजिक्स करो, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करो, आपके 22 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। 22 मार्क्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाओ, देन उसके बाद ऑप्टिक्स उठाओ और लास्ट में जाना मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म वाले पार्ट पर, क्योंकि वो थोड़ा सा पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए उस पार्ट पर बाद में जाना। अच्छा, उसके बाद बात, क्योंकि उसके बाद में एलसीआर सर्किट वगैरह है ना, तो उसमें ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, चलो उसके बाद बात कर लेते हैं हम पेपर के पैटर्न की। तो पेपर के पैटर्न को एक बार जल्दी से देखें तो 20 मार्क्स का हमारा पेपर आएगा। सॉरी 20 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। ए में 14 पार्ट्स होते हैं। पहले क्या होता था, 14 पार्ट्स होते थे जिसमें कि 7 एमसीक्यूज होते थे और 7 आपके वन वर्ड टाइप में क्वेश्चन होते थे, आंसर इन ब्रीफ। लेकिन अब क्या है, 5 एमसीक्यूज हैं और 2 उसमें असर्शन रीजन डाल दिए हैं। बस इतना फर्क आया है और पेपर में कोई फर्क नहीं है पिछले ईयर्स को देखते हुए। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगा, केमिस्ट्री का इजी आ गया है इसका मतलब ये नहीं फिजिक्स का भी इजी आएगा। मैथ्स आपकी टफ आ चुकी है और फिजिक्स भी जो है वो सीबीएसई का लेवल आपको पता ही है क्या आया है। तो फिजिक्स को ये मान के चल रहा है कि फिजिक्स का पेपर भी इजी नहीं होगा, मॉडरेट तो होगा ही होगा। अगर टफ नहीं हुआ तो मॉडरेट तो होगा ही होगा, इजी नहीं आएगा फिजिक्स का पेपर। ठीक है, बी में 7 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के, सी में 9 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के और डी में 3 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के। इंटरनल चॉइसेस कैसे दी जाएंगी, 2 क्वेश्चन सेक्शन बी के, 2 सी के और 2 डी के। यानी बी में 7 में से जो है 5 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, 2 में चॉइस होगी इंटरनल, वो भी सेम यूनिट में से होगी। जैसे कि अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली यूनिट है तो उसके ही चैप्टर्स में चॉइस होगी, या फिर अगर यूनिट जो है ऑप्टिक्स की है तो ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन में 2 में चॉइस होगी, इस टाइप से होगी। मुझे ऐसा लगता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में चॉइस आएगी सेक्शन बी में, मैग्नेटिज्म में चॉइस आएगी सेक्शन सी में और मॉडर्न फिजिक्स वाले पोर्शन में, और ऑप्टिक्स का क्वेश्चन में आएगी डी में। यानी डी में 3 ही क्वेश्चन है जिसमें 2 में चॉइस आएगी। तो मुझे लगता है जिन 2 क्वेश्चन में चॉइस आएगी वो ऑप्टिक्स का होगा या फिर वो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा जो 5 मार्कर वाला है, ये मुझे लगता है। अब
पेपर कैसा होने वाला है तो मैंने बहुत बता दिया ना, इजी नहीं लगता मुझे पेपर होगा, मॉडरेट लग रहा है पेपर होगा। दो असर्शन रीजन जो आएंगे वो रे ऑप्टिक्स से या मैग्नेटिज्म, इन दोनों टॉपिक से मुझे लगता है कि असर्शन रीजन आएंगे। इंटरनल चॉइस मैंने आपको बताई थी कि इसमें लग रही है। डेरिवेशन सेक्शन 3 में आएंगे मेनली, ज्यादा डेरिवेशन का नहीं आएगा, लेकिन जो भी आएंगे वो 3 मार्कर तो आएंगे ही आएंगे, तो वो सेक्शन 3 में आएंगे मेनली। क्वेश्चन नंबर 20 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो तो पता ही है केस स्टडी बेस्ड रहेगा, और मुझे लगता है कि वो मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर होगा। ऐसा लगता है कि मैग्नेटिज्म पर आएगी केस स्टडी, ऐसा मुझे लग रहा है। रेस्ट आई डोंट नो, मैं फिजिक्स पढ़ाता भी नहीं हूँ, तो पर मुझे ऐसा लगता है कि मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आएगी केस स्टडी। और जो 5 मार्क का क्वेश्चन है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करना या फिर एनर्जी कैलकुलेट करना फ्यूजन और फिजन की, उस पर आएगा। तो मेरे को जो लग रहा है मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन, वो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन मेरे को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एनर्जी कैलकुलेशन का लग रहा है 5 मार्कर में। सेकंड क्वेश्चन आपका मैग्नेटिज्म और ईएमआई पर हो गया, और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया सेक्शन डी में ऑप्टिक्स में। ये 3 टॉपिक्स लग रहे हैं मेरे को 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए, इस बात का याद रखना। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप मिस ही नहीं कर सकते? ये वो टॉपिक्स हैं जब भी आप पढ़ोगे तो इन टॉपिक्स को ध्यान में रख के पढ़ना कि ये टॉपिक्स तो हम अपने पक्के तैयार कर ही लें, बाकी करें चाहे नहीं करें, ये इन टॉपिक्स को तो पक्का तैयार कर ही लेना है। देखो, पहला है बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ, और बायोट सावर्ट लॉ या तो लॉ लिखने को आएगा, या फिर वेक्टर फॉर्म में भी आ सकता है लॉ लिखने को, या फिर डेरिवेशन भी आ सकता है लॉ का, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप वाला 2 से 3 नंबर का ये पार्ट आएगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट 2 मार्क्स में आ सकता है, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या फिर आपको इस किसी क्वेश्चन के संग भी दे सकता है। कैपेसिटेंस जो है आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कैपेसिटेंस पे सीरीज में लगाना, पैरेलल में लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कैपेसिटेंस के बारे में, और रीजनिंग भी आ सकती है कैपेसिटेंस में। 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस। आई वर्सेस वी का ग्राफ आ सकता है। किरचॉफ का रूल, ये तो ये समझ लेना किरचॉफ के रूल के बिना तो पेपर ही नहीं बनेगा। किरचॉफ का पहला रूल जंक्शन वाला भी, और सेकंड रूल जो है आपका मेश रूल या लूप रूल जिसे कहते हैं उसे भी, ये भी याद होना चाहिए। या तो ये पूछ लेगा कि कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, या तो इस पर क्वेश्चन पूछ लेगा, या सीधा इस पर न्यूमेरिकल आएगा, बिना आंख बंद करके न्यूमेरिकल आएगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में। या और ऑब्जेक्टिव आया तो आपको पूछ लेगा कौन सा रूल किस पर बेस्ड है। शॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, थियोरी और न्यूमेरिकल आ सकता है इस पर, और एक ग्राफ भी है, ग्राफ भी देख लेना, एक्सप्रेशन देख लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फैक्टर्स रिस्पांसिबल, इस पर रीजनिंग भी आ सकती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का या तो एक्सप्रेशन पूछ लेगा, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कोई रीजनिंग पूछ लेगा, और या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलग अलग फैक्टर्स रिस्पांसिबल है, कौन सा डिपेंड करता है कौन सा नहीं करता, ऑब्जेक्टिव में, असर्शन रीजन में, ये सब पूछ सकता है। 2 से 3 मार्क्स का टॉपिक रहेगा। रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, ये तो पता ही है सबको कि रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन आती है। व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों आ सकते हैं, या तो व्हीटस्टोन ब्रिज में न्यूमेरिकल दे देगा, या फिर आपको डेरिवेशन करवाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का R1/R2 या R3/R4 वाला। लॉरेंस फोर्स काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 या 2 मार्क्स में ये आ सकता है। लॉरेंस फोर्स का एक एक्सप्रेशन है, पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज याद कर लेना और उसके बारे में पढ़ लेना 1-2 लाइन भी। ट्रांसफॉर्मर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मर्स में लैमिनेशन क्यों करते हैं, या फिर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, के ग्रेटर देन 1 किस में होता है, के लेस देन 1 किस में होता है, एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मर्स की कहाँ यूज होती है, इस पर रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। ट्रांसफॉर्मर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस बार। एलसीआर सर्किट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और इंपेडेंस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी इंपेडेंस बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब है या तो ग्राफ पर पूछ लेगा, वो अलग अलग ग्राफ्स होते हैं ना, एक्सेल वाले ग्राफ, कोई बेल शेप ग्राफ है, इसमें बेल शेप जो ग्राफ आता है वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर ग्राफिकल भी पूछ लेगा, थ्योरेटिकल भी पूछ लेगा, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में सीधे सीधे इंपेडेंस कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल आएगा, 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल आएगा, 3 पार्ट दिए होंगे, अलग अलग पार्ट निकाल जाएंगे, या तो ऐसे आएगा, या फिर 3 मार्क्स के ऐसे आ जाए, 1 मार्क जो है ग्राफ में कुछ पूछ लेगा, ऐसे आ सकता है। देन इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला ग्राफ तो मैंने बता ही दिया है ना। नेक्स्ट देखो, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, और इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा जहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। न्यूमेरिकल आया है तो इस पर इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल आएगा। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जो हमारे एग्जाम और टी के ग्राफ बनते हैं, ये हमारे पास 3 ग्राफ है, एक है फेरोमैग्नेटिक के लिए, एक है पैरा के लिए, एक है डाया के लिए। मुझे लगता है कि डाया के लिए पूछा जाएगा, और क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी वेस लॉ दोनों आ सकते हैं इसके अंदर। अगर मुझसे पूछोगे इंपॉर्टेंट क्या है तो क्यूरी वेस लॉ इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर ग्राफ की पूछोगे तो ग्राफ के लिए मेरे को लगता है डायामैग्नेटिक का ग्राफ इंपॉर्टेंट रहेगा। डायामैग्नेटिक में कुछ नहीं होता, कांस्टेंट ग्राफ होता है, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता टेम्परेचर के ऊपर, है ना। पैरा का इस तरीके से आता है, डाया पैरो का इस तरीके से आता है, तो जो जैसे जैसे जो जो ग्राफ आते हैं वो आपको पढ़ने हैं।
ओके। देन एडी करेंट्स और सैचुरेशन करंट, इनके बारे में कहीं थोड़ा सा पार्ट थ्योरी में पूछ सकता है, तो इन्हें एक बार देख लेना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये देखने हैं। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्रिटिकल एंगल पर डायग्राम कंप्लीट करा लेगा। लेंस के एप्लीकेशन एज अ शेविंग मिरर, एज अ क्या कहते हैं कैमरे में यूज, एज अ शेविंग मिरर, हेडलाइट्स में यूज, है ना, रियर व्यू मिरर, इस टाइप की एप्लीकेशन पूछ सकता है वो 1 मार्क। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन आएगी, डायग्राम के पीछे मत पड़ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर डायग्राम नहीं आएगा। डायग्राम जो आएगा वो आएगा माइक्रोस्कोप का, वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में। मेरे को लगता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम कर लेना और इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी देख लेना, किसकी पॉजिटिव होती है किसकी नेगेटिव में होती है। ठीक है, मुझे लगता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 2 मार्क्स में, 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में देख लेना। रेनबो की कंडीशंस जो है ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख सकते हो। हगिंस की वेव थ्योरी पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन करने तो दोनों ही है, रिफ्लेक्शन भी प्रूव करना है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये भी प्रूव करने को आता है, और स्नेल्स लॉ भी प्रूव करने को आता है, साइन आई वाला। लेकिन मेरे को लगता है 2025 में इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला रहेगा, 3 मार्क्स का ये आ सकता है। ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंस मेकर फॉर्मूला, इन पर क्वेश्चन आ सकता है। या तो लेंस मेकर फॉर्मूले का सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने को, या तो लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने को आएगा। मुझे पूछोगे तो मुझे लगता है कि डिराइव करने को नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इस पे। मुझे लगता है न्यूमेरिकल आएगा इस बार के लिए, न्यूमेरिकल मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें मुझे लगता है कि सीधे सीधे इस पर एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। देन ईएमआर में स्टैंडर्ड 2 क्वेश्चंस आते हैं, या तो यूजेस पूछ लेता है या तो वेवलेंथ पूछ लेता है। फॉरबिडन बैंड्स के बारे में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका सेमीकंडक्टर्स का पार्ट हो गया। फुल वेव रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड आएगा, कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सोलर सेल्स मैंने लिख दिया है सोलर सेल्स, लेकिन इसमें एलईडीज भी हैं, इसमें फोटो डायोड भी है, इसमें जेना डायोड एज अ रेक्टिफायर भी है, सॉरी एज अ रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर भी है। ये सारे टॉपिक्स कर लेना। अगर मुझसे पूछोगे कि अगर टाइम नहीं है तो क्या करो, तो सिर्फ सोलर सेल्स कर लेना और जेना डायोड के बारे में पढ़ लेना। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे बिल्कुल लग रहा है कि 3 मार्क्स का कैलकुलेशन क्वेश्चन आएगा, 2 या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा सीधे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालवा के। फ्यूजन और फ्यूजन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, पर मुझे लग रहा है 2025 में फ्यूजन पर क्वेश्चन पूछेगा। फ्यूजन पर क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर ही पूछा था उसने। ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ पर कॉन्सेप्ट पर या तो आपसे फैक्टर्स पूछ लेगा, या फिर कौन डिपेंड करता है कौन नहीं डिपेंड करता, या तो सीधे डेफिनेशन पूछ लेगा, या एक्सप्रेशन लिखवा लेगा, या न्यूमेरिकल दे देगा, कैसे भी करके डी ब्रोगली वेवलेंथ पर टच कर सकता है वो। और लास्ट आता है टॉपिक एनओपी टाइप के सेमीकंडक्टर्स। एनओपी टाइप के सेमीकंडक्टर्स पर सिंपल क्वेश्चन आता है, डोपिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या फिर आपसे सेमीकंडक्टर्स के बारे में पूछ लेगा। ये मुझे इस बार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग पेपर के बारे में। देखो, पहली बात तो ये है, जितना पढ़ना है पढ़ लो, 7th के बाद 7th को मत पढ़ना कुछ भी, 6 तक खत्म कर लेना। ग्राफ्स और फॉर्मूले का रिवीजन करना है सिर्फ और सिर्फ 7th को, और वो भी 10 बजे तक, उसके बाद नहीं पढ़ना। सीएफक्यूज पर फोकस करना, क्योंकि सीएफक्यूज में जैसे क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन उसके केमिस्ट्री में फंसे हैं, और फिजिक्स के भी, और जो मैथ्स का पेपर है उसमें भी सीएफक्यूज जैसे पैटर्न देखने को मिला है क्वेश्चंस के अंदर। 7 घंटे सो के जाने हैं, समय से पहुंच जाना, वरना जो है जल्दीबाजी में चीजें भूल जाओगे। ओके। रीडिंग टाइम को वाइजली यूटिलाइज करना और डिसाइड कर लेना कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखना, क्योंकि कुछ बच्चे से मेरे को सुनने को मिला था कि हमारा मैथ्स का पेपर छूट गया, लेंदी लगा हमें, तो इसलिए टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेना। पेपर छूट सकता है, पहले से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना 15 मिनट में, और ये डिसाइड कर लेना हमें जो इंटरनल चॉइसेस में से कौन सा अटेम्प्ट करना है। देन वैल्यूज को वही यूज करना जो कि लास्ट पेज पर दे रखी होंगी आपकी, प्लैंक्स कांस्टेंट्स वगैरह जिनकी भी वैल्यूज है सब लास्ट पेज पर दे रखी होंगी, आपको अलग से कोई भी वैल्यूज नहीं यूज करनी है। कैलकुलेटर का मिनिमम यूज करना, ऐसा कोशिश करना है कि कैलकुलेशन जो है ज्यादातर आप अपनी जो है मैनुअली कर लो, ताकि आपको क्रॉस चेक करने में इजी हो। कटिंग्स जो है अवॉइड करना, पेपर को जितना क्लीन रख सकते हो उतना क्लीन रखने की कोशिश करना। इतने बड़े बड़े अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो एक सिंगल कट लगा लेना, ऐसे मत करना बिल्कुल ही ऐसे ऐसे, ये वाला जो करते हो ना, ये चीज मत करना, क्योंकि इससे जो है मार्क्स पर इंपैक्ट पड़ता है, मानो चाहे मत मानो। जहां पर डायग्राम से एक्सप्लेनेशन का हो सकता है वहां पर डायग्राम एक्सप्लेन करनी है, और जहां भी डेराइव कर रहे हो, डेराइव में तो डायग्राम बनाना ही बनाना है, और एक एक चीज को मेंशन करना है। मैंने आपसे केमिस्ट्री के टाइम पर भी कहा था ये वाली बात, ये एग्जाम ने उस टाइम पर डम है, उसे नहीं पता कि उसे नंबर किस, उसे नहीं पता है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उसे नहीं पता। उसे सिर्फ इतना पता है उसके आगे रखी है मार्किंग स्कीम,
और अगर उसने ये वाली चीज उसमें लिखी है कि ये अगर बच्चे ने मेंशन किया है तो नंबर 2 वरना काट लो, बस उसे इतना पता है। वो इतना पेन नहीं लेगा देखने के लिए कि आपका इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। अगर आप लिख रहे हो एग्जाम या आप लिख रहे हो एफ, तो आपको लिखना पड़ेगा वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी, वेयर एग्जाम इज सो एंड सो, वेयर पी इज पोटेंशियल एनर्जी, वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी। आपको लिखना पड़ेगा, हर जगह मेंशन कर देना, डायग्राम में भी और फिगर्स में भी, ग्राफ्स में भी, सब जगह मेंशन करने हैं। ठीक है, रीजन टू द पॉइंट लिखना, घुमाने की कोशिश मत करना एग्जामिनर को, और सारे क्वेश्चंस एक ही सेक्शन के एक ही जगह अटेम्प्ट करना। अगर नहीं आते हैं तो जगह छोड़ देना, लेकिन लास्ट में मत कर देना या कहीं और मत कर देना। एक अगर सेक्शन ए कर रहे हो तो सेक्शन ए एक ही जगह होना चाहिए पूरा। एग्जामिनर इतना पेन नहीं उठाएगा, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, वो इतनी मेहनत नहीं करेगा कि आपका ये देखे कि आपने कहाँ करा है, इतना पेन नहीं उठाएगा वो। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखना, और लास्ट में रिवाइज जरूर कर लेना कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं या नहीं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, ये चीज जरूर ध्यान में रखना। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, फॉर्मुलेज, ग्राफ्स और डेरिवेशंस के बारे में, जल्दी से बात करते हैं उनके बारे में। चलो, तो ये मैं आपके लिए ऑलरेडी लिख के ले आया हूँ, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन एक्सेस ऑफ डाइपोल में, ये फॉर्मूला आता है 1/4πε0 p यानी डाइपोल मोमेंट इनटू 2r/r² - a² का होल स्क्वायर। ये वाला एक डेरिवेशन है, ये आपको करके जाना है, और इसमें ये वाली कंडीशन भी करके जानी है, अगर डाइपोल टू शॉर्ट हो तो r² - r² ये जो होता है ये r² के बराबर हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। एक नंबर में शॉर्ट डाइपोल होगा तो शॉर्ट डाइपोल के लिए ये हो गया, एक्सियल इक्वेटोरियल का रेशियो 2:1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मेटेलिक स्फेरिकल शेल, इसका जो है फॉर्मूला ये होता है E = 1/4πε0 Q/r²। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है ये, उसमें देख लेना। इसमें 3 केसेस बनते हैं, अगर पॉइंट आउटसाइड द शेल हो, अगर सरफेस पर हो, और इनसाइड हो। और ये वाला डायग्राम होता है, ये वाला डायग्राम देख के जाना, ग्राफ मतलब। ठीक है, देन उसके बाद लोकस जीरो पोटेंशियल का क्या होता है, तो इक्वेटोरियल लाइन होता है, और इस टाइप का ये ग्राफ से प्रूव होता है, इस टाइप के डायग्राम से प्रूव होता है, क्योंकि एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, तो नेट वी जो निकालते हैं तो उसमें एक में माइनस क्यू होता है एक में प्लस क्यू होता है, तो दोनों ऐड होके जीरो हो जाता है। तो जीरो पोटेंशियल का जो है इक्वेटोरियल लाइन आता है वो उससे डेराइव होता है, वो देख के जाना है। वर्क जो है डाइपोल को 360 रोटेट करने के लिए जीरो होता है, इसका एक्सप्रेशन देख के जाना है, इसका एक्सप्रेशन ये होता है, ये डेराइव करके आता है पोटेंशियल एनर्जी 1 - cos थीटा डैश। इससे ये क्वेश्चन आता है, तो ये चीज देख के जानी है कि किस तरीके से आया। वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल सरफेस पर जीरो होता है, W = Q डेल्टा V, ये एक्सप्रेशन भी देख के जाना है, जहां भी लिखा हुआ आपने। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वैक्यूम के अंदर E/0/D और A/0/D - T + T/K, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू याद करके जानी है। देन देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है E/m ई टाउ, और मोबिलिटी निकालनी होती है, तो VD, यहाँ से VD उठाया और यहाँ से हमने E उठाया, तो VD/E का रेशियो हो जाता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी निकालने को आ सकता है, वो भी देख के जाना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का भी रिलेशन देख के जाना है। किरचॉफ का रूल मैंने अभी बताया कि जंक्शन रूल और लूप रूल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, दोनों के न्यूमेरिकल्स भी करके जाने हैं, दोनों के एक्सप्रेशंस डिराइव भी करने हैं, दोनों के एक्सप्रेशंस याद भी करने हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर और उसका कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ सकता है, और आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसके बारे में भी पूछ सकता है। बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन सर्कुलर लूप के अंदर, इस पर डेरिवेशन, एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है, तो ये देख के जानी है। एम्पेयर सर्किटल लॉ की एक एप्लीकेशन का आता है, जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू लॉन्ग वायर कैरिंग करंट। इसमें ये वाला फॉर्मूला डिराइव होकर आता है, B = μ0/4π × 2I/A। ये वाला एक्सप्रेशन याद करना है, डायरेक्ट भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और डेराइव करने को भी आ सकता है। ठीक है, ये जितने भी बता रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या होगा, तो एक बार टिक भी लगा दूंगा इन पे। लॉरेंस फोर्स का ये जो फॉर्मूला है, और साइक्लोट्रॉन इस पर बेस्ड है, साइक्लोट्रॉन का लिए टाइम पीरियड, और जो है यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन कुछ भी आ सकता है लॉरेंस फोर्स में। फोर्स दो करंट करिंग कंडक्टर्स के बीच में F/L का एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आता है इस पे। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये भी याद करना है। देन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इस पर क्वेश्चन आते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करो, इसका सर्किट डायग्राम आता है, सर्किट डायग्राम करके जाना। ठीक है, इसमें सर्किट डायग्राम पूछा जाता है, सर्किट याद करना है इसमें। ठीक है, देन उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं। लेंज लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ये वाली चीज देख लेना। उसके बाद एलसीआर सर्किट मैंने बताया, उसमें Z² = R² + XL - X²
cos फाई की वैल्यू और tan फाई की वैल्यू, ये इंपीडेंस ट्रायंगल, ये है इंपीडेंस ट्रायंगल, तो इंपीडेंस ट्रायंगल को देख के जाना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट में भी टिक कर दूंगा, है ना, ये और भी इंपॉर्टेंट टिक कर दूंगा। चोक कॉइल एलआर सर्किट पर बेस्ड है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला, वॉटलेस करंट क्या होता है, क्यू फैक्टर क्या होता है, अगर मुझसे पूछोगे तो क्यू फैक्टर पर ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पर सीधे सीधे न्यूमेरिकल आता है। और ये सारे ग्राफ्स होते हैं, इसमें ये वाले ग्राफ जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बेल शेप ग्राफ आता है इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी वाला। ये ट्रांसफॉर्मर्स में स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में, लेमिनेशन जो करते हैं, और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर में अलग अलग तरह के लॉस होते हैं, इसमें हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ के जाना है। मेरिट्स क्या है एसी के डीसी के ऊपर, ये देख के जाने हैं, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है, इनकी डिफाइन आ सकती है। देन उसके बाद ये वाला ग्राफ आता है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वाले ग्राफ को बनाने को भी आता है और इस ग्राफ की लेबलिंग भी आ सकती है, इस ग्राफ को बना के दे देगा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है इस ग्राफ पर, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो आता है, और इस जो y इक्वल टू mx प्लस c लाइन पर जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ये वाला ग्राफ है, और p और लैम्डा का ये वाला ग्राफ आता है, ठीक है। देन उसके बाद मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करूं तो म्यू इज इक्वल्स टू b बाय h, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, म्यू अपन म्यू नॉट, ससेप्टिबिलिटी m बाय h, हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में जिसमें रिटेंटिविटी, सैचुरेशन पॉइंट, कोर्सिविटी, इसके बारे में ग्राफ पर क्वेश्चंस आते हैं और बनाने को भी आता है ये ग्राफ। देन क्यूरिया और वेस्ट का ये मैंने बता दिया था आपको, फेरो के लिए, पैरा के लिए और डाया के लिए। इसमें इस बार पूछोगे तो इस बार डाया पर क्वेश्चन आ सकता है, और ग्राफ जो है वो डाया पर, और जो लॉ है डाया पर तो क्वेश्चन आ सकता है, और जो लॉ है वो क्यूरिया और वेस्ट का पूछ सकता है फेरो के लिए, और इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेना। अभी मैं जो है तुम चिंता मत करो, इसमें भी टिक लगवा दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें भी टिक लगवा दूंगा। एक मिनट, चलो जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मैंने अभी बता ही दिया, ये वाला एक्सप्रेशन, और ये वाला ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, ये लेबलिंग ये जो है दे सकता है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, बुक में देखना न्यूटन फिजिक्स में ये वाला ग्राफ बन रहा होगा इस तरीके का, किंग्स वाला, तो इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स सरफेस पर इसका डेरिवेशन आता है एग्जाम में, n बाय n-1 अपन r इक्वल टू n बाय v माइनस 1 बाय u, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको डेराइव करने को भी आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर। कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ पर जो है यहाँ पर डेराइव करने को तो नहीं आएगा, इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, यार ये तो है दोनों अगर कॉन्वेक्स हो तो, और अगर कॉन्केव हो गया तो क्या होगा, कॉन्केव हो गया तो एक जगह नेगेटिव आ जाएगी ये चीज, ठीक है। देन सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम, सिंपल के कंपाउंड की एडवांटेज क्या है सिंपल के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर अच्छी इमेज मिलती है, क्लियर इमेज मिलती है, ये सब, इसकी मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव होती है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव होती है। इसमें जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आना है, ये करके जाना। एंगुलर डिस्पर्जन के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, मैंने अभी भी बताया आपको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हगिंस का, आई एंगल आई एंगल आर के बराबर, वैसे तो रिफ्लेक्शन भी सिलेबस में है, लेकिन 25 के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देन ये काफी इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं, ये करके ही जाने, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आई और एंगुलर पोजीशन के बीच में, ठीक है, और ये है आपका आई और पाथ डिफरेंस के बीच में, ये दोनों कर्व करके जाने, गलती मत कर देना, एक कर्व में से डायग्राम आना है। ये है नी वोल्टेज पे फॉरवर्ड बायसिंग जो है 10-3 ऑर्डर की होती है, और रेक्टिफायर इस पर काम करता है, और इसमें P और N के बीच में डिस्टेंस कम होता है, और जो P है वो पॉजिटिव होता है, N नेगेटिव होता है। फिर रिवर्स बायसिंग, इस ये 10-6 के ऑर्डर की होती है, जेनर डायोड इस पर काम करता है, और इसके अंदर गैप ज्यादा होता है, और P नेगेटिव होता है, N पॉजिटिव होता है। ये कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना ही जाना है, कंपल्सरी है कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना। देन आपका हाफ फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें डायग्राम करो चाहे मत करो, वैसे तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है इनका, लेकिन एक ग्राफ पढ़ के जाने हैं, इनपुट किया आउटपुट इस तरीके का आता है डीसी में, हाफ में। अगर फुल की बात करें तो फुल के अंदर इनपुट ऐसे जाता है, आउटपुट इस तरह से निकल के आता है। देन सोलर सेल मैंने बता दिया, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं, सोलर टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करते हैं, जेनर डायोड रिवर्स बायसिंग पर काम करता है, और एलईडी जो होती है उसके बारे में, और जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का भी काम करता है। ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम एग्जाम में बनाने को आता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इस डायग्राम का रट्टा मार के जाना, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। अब जल्दी से मैं जो है ना टिक लगवा देता हूँ सारे टॉपिक्स पर, जो कि मतलब ये तो वैसे मैं सारे ऐसे टॉपिक्स लाया हूँ जो करके ही करके जाने हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन फिर भी
अगर तुम्हें लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं फिर से टिक लगवा देता हूँ। तो देखो, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पे डाया के लिए और क्यूरी टेम्परेचर, ये इतना टॉपिक। पोटेंशियोमीटर में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का डिटरमाइन करना, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्स छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, लेंस का एस्ट्रोनॉमिकल छोड़ दो, माइक्रोस्कोप करके जाना है। देन उसके बाद हगिंस की वेव थ्योरी, ये वाला काट करके करके जाना है। और उसके बाद लेंसेज में, लेंसेज पर न्यूमेरिकल, ये देख के जाना है, ठीक है। अब जितना पार्ट बोल रहा हूँ उतना तो करके ही चले जाना, पास होना है तो। ये करके ही करके जाना है, फॉरबिडन बैंड्स करने ही है। उसके बाद जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करना ही है, फिजन करना है, फिजन करना है इस बार के लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ करनी है, एन और पी टाइप करनी ही करनी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में मार्क कर देता हूँ। यूनिट्स पर फोकस कर लेना, कौन यूनिट, किसकी यूनिट है, कौन यूनिट लेस है, ये सब याद करके जाना, एग्जाम में कंफ्यूजन कर देगा एग्जाम में, ठीक है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक जो है इसमें ये वाले के, ये सेकंड नंबर वाला करके करके जाना है डेरिवेशन, और इसके तीनों केसेस करके जाने हैं, ठीक है। देन थर्ड नंबर छोड़ देना, फोर्थ छोड़ देना, फिफ्थ छोड़ देना, सिक्स्थ छोड़ देना, सेवेंथ सेवेंथ वाला करके करके जाना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वाला। एट्थ तो और नाइन्थ तो करने ही करने हैं, इसमें तो इफ एंड बट है ही नहीं, ये तो आने ही आने एग्जाम में एज इट इज। और टेंथ पोटेंशियोमीटर में न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो कर लेना, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ का जो है एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए करना ही करना है, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन इस तरह से करना ही करना है। एम्पेयर सर्किटल लॉ जो है ये वाला डेरिवेशन करना ही करना है, ओके। नेक्स्ट लॉरेंस फोर्स करके करके जानी है, ये वाला 14th करके करके जाना है। देन उसके बाद एलसीआर सर्किट, ये करना ही करना है, और इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद क्यू फैक्टर, ये वाला करके करके जाना है, ये वाला ग्राफ पढ़ना है। देन उसके बाद लैमिनेशन ट्रांसफॉर्मर्स में देखना है, और ये वाला ग्राफ देखना है, ठीक है। देन ये वाला ग्राफ देखना है, और उसके बाद ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला देखना है, और ये तीनों ग्राफ देखने हैं, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, तीनों ग्राफ देख के जाने हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला करके करके जाना है, ये वाला डेरिवेशन करना है, लेंस मेकर का फॉर्मूला करके करके जाना है, और इसका न्यूमेरिकल कर लेना, इस वाले इसमें न्यूमेरिकल करके जाना है, इस पे न्यूमेरिकल करके चले जाना इस पे, ठीक है। ये अब इसमें फन मत मत करना कि अब इसमें क्या कम कर दे, क्योंकि ये कम ही है, ये ज़्यादा नहीं है, ये कम ही है। मैं ऑलरेडी कम लाया था, कम में भी मैंने और कम कर दिया, तो अब इसमें आप इफ एंड बट नहीं चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप करके करके जाना है, और उसके बाद ये वाला डेरिवेशन करके ही जाना है। नेक्स्ट ये वाले डायग्राम करके करके जाने हैं, और ये वाला डायग्राम भी करके जाना है। नेक्स्ट इसमें ये वाला पॉइंट करके करके जाना है, नी वोल्टेज, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, इजी कॉन्सेप्ट है, करके करके जाना है। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में ये डायग्राम करके ही जाने हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है दोनों के। आप सर्किट डायग्राम करो या ना करो, उनके ग्राफ करके जाने हैं। देन इसके बाद जेना डायोड जरूर करके जाना है, इसका ये वाला डायग्राम के साथ। इतना क्वेश्चन आपको करके ही करके जाना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, इससे कम नहीं हो सकता, इतना तो करके जाओगे यार, एग्जाम देने जा रहे हो बोर्ड का, मजाक थोड़ी है, ठीक है। ये वाला सब करके ही जाना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, ओके। बस यही था मेरी तरफ से। अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी डिमांड हो, कुछ भी रिक्वेस्ट हो, मुझसे पूछ लेना, और मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और व्हाट्सएप चैनल है। बस यही है। वीडियो पर नए हो, मतलब चैनल पर नए हो, तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर लो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।